ओके, तो आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये आपकी क्लास होगी एमटीजी की। और सब कुछ जो बचा खुचा जो सिस्टम है उसमें वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और क्या नाम है, हम इसके बाद जो भी हम करने वाले हैं वो कल की क्लास थोड़ा सा शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। अब उथल पुथल होने वाली है, तो देखना जरा ध्यान से। 21 ऑफ फेब ये होगा संडे का सुनहरा दिन। और रात को 9 से 11 पीएम, बिल्कुल आपने सही सुना, का आपका एग्जाम है। और ये एग्जाम नंबर 3 है जो कि 50 मार्क्स का होगा इस बार, ठीक है। तो 21 फेब संडे 9 से 11 पीएम रात के टाइम अपना ये स्लॉट जो है वो खाली रखना 9 से 11 का। तो इसमें आपका एग्जाम थर्ड होने वाला है 50 मार्क्स का। और आपको 11:15 तक 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास अपनी पीडीएफ जो भी है वो सेंड करनी है, ठीक है। उसके बाद 22 फेब का मतलब है ये होगा आपका मंडे। और उसमें हम करने वाले हैं नीट और मेंस के क्वेश्चंस, ठीक है। नीट मेंस के क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड। अब बात आती है 23 ऑफ फेब जो कि होगा ट्यूसडे। और इस दिन हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कई बच्चों ने पूछा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब शुरू होने वाली है। ऑफलाइन तो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, ऑनलाइन ये स्टार्ट होगी आपकी 23 ऑफ फेब ट्यूसडे, सेम टाइमिंग 7 to 8 PM ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट बातें थी 21 फेब के बारे में, 22 फेब के बारे में और 23 फेब के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है आप पार्टिसिपेट करोगे इसमें। और अब हम चलते हैं आज का अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए, जो कि है एमटीजी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 5 से आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 को कर रहे हैं शुरू। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी ऑफलाइन क्लास में तो देखो जगह है नहीं, भीड़ ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। तो बहुत कम जगह है। ऑनलाइन के लिए अगर कोई आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड पूछना चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा रश ज़्यादा है, तो उसमें आप ना बता के ऑनलाइन क्लास के लिए बता सकते हो। ओके, और क्या नाम है, ये जो पोर्शन है ये हम आज से शुरू करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक खास बात जो आज के स्टूडेंट्स को पता लगी गई होगी, जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, हम 100 जितने भी टूल्स हैं, जितने भी कन्वर्जन्स हैं, उन 100 कन्वर्जन्स को रोज वन बाय वन कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत जबरदस्त पकड़ आपकी मजबूत हो। तो इसीलिए 100 कन्वर्जन को वन बाय वन, 100 टूल्स को वन बाय वन करके एक लिस्ट बनाई जा रही है, रोज उसको अच्छी तरह से लर्न करवाया जा रहा है। तो वो आज की क्लास से हमने कर दिया है शुरू। तो हम इसको रेगुलर पैटर्न में आएंगे इसके, ताकि बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हो पाए। तो जो ग्रीन कलर वाले हैं बहुत आसान है, और जो ये पिंक कलर वाले हैं ये आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने वाली क्लास है, इसी चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में हम सीखेंगे। तो टारगेट को कंप्लीट करना है किसी भी तरह। तो राइट वन सिमिलैरिटी बिटवीन फिजिजॉप्शन एंड केमिजॉप्शन, के बीच में एक सिमिलैरिटी बताइए। तो एक सिमिलैरिटी क्या होगी फिजिजॉप्शन केमिजॉप्शन के बीच में, चैट सेक्शन में जाओ और बताओ। मुझे पूरी डिटेल नहीं जाननी है, आप हिंट भी बोलोगे मैं समझ जाऊंगा उसको, ठीक है ना। तो पूरी डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप हिंट बोलोगे आंसर मैं समझ जाऊंगा। ओके, विपिन ठीक है, खुशी ठीक है, यशिका ठीक है, गोरक्ष ठीक है। देखो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा पता होते हैं बच्चों को, सिमिलरिटी क्या होती है, तो आंसर है दोनों का सरफेस एरिया बढ़ने पर
फिजिजोप्शन या केमिजोप्शन दोनों दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 6, फिजिजोप्शन रिवर्सिबल होता है लेकिन केमिजोप्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो इसके लिए आप क्या आंसर लिख के आते, अपने अपनी राय है ना लगातार देते रहो और मैं आज के टारगेट को रेगुलर पैटर्न में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल होता है, हाँ जी सभी को पता है, लेकिन केमिज ऑप्शन जो है वो इरिवर्सिबल होता है, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो देखते हैं क्या आंसर आया। बहुत बढ़िया, विपिन का आंसर ठीक है, गोरक्स ठीक है, खुशी ठीक है। तो देखो सुनो जरा ध्यान से इसका आंसर। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन भी मैं लिस्ट में रखूंगा। फिजिक्स ऑप्शन इसलिए रिवर्सिबल होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वीक व्हेन द वॉल फोर्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड केमिज ऑप्शन के अंदर जो होता है वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, जिसकी वजह से इसको रिवर्स करना मुश्किल होता है, सो इट्स इरिवर्सिबल। आगे अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर होता है लेकिन केमिज ऑप्शन यूनिलेयर या मोनोलेयर होता है, सेम रीजन। अभी भी वही रीजन है कि ये मल्टी लेयर इसीलिए होता है क्योंकि वीक वेंडर वाले थोड़े 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 कई सारी लेयर बन सकती हैं, बट केमिज ऑप्शन में यहाँ पर जो होता है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है, इस वजह से यहाँ सिर्फ एक ही लेयर बनती है और वो भी स्ट्रॉन्ग बनती है। यानी 15 का और 6 का जो रीजन है बिल्कुल सेम रीजन है, बोथ हैव सेम रीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल का क्या रोल है। चलो चैट सेक्शन में जाइए और अपने अपने व्यूज बताइए। अगेन विपिन वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, खुशी ठीक है, यशिका ठीक है, गोरक्स ठीक है, बिल्कुल। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो सिर्फ पॉइजनस गैस को एडजॉर्ब करने के काम आता है, ठीक है, इसीलिए इसको गैस मास्क में इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 1, 19 का नंबर 1, अमोनिया गैस एडजॉर्ब मोर रेडिली देन N2 ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। बिल्कुल शॉर्ट में आंसर बताइए, अमोनिया गैस इतनी आसानी से एडजॉर्ब क्यों हो जाती है। विपिन बिल्कुल ठीक है, रिया खत्री का जवाब भी ठीक था, गोरक्स ठीक है, खुशी ठीक है, सुधीर ठीक है, बहुत बढ़िया, यशिका ठीक है, मनीषा ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज अमोनिया गैस अगर एडजॉर्ब होती है तो रीजन है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। तो हाई विल बी द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इजिली द गैस विल लिक्विफाई, यानी लिक्विफाई होने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, एंड हेंस ऐसा करोगे तो भाई आपका एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, नो डाउट ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेन रीजन तो क्रिटिकल टेम्परेचर ही था, बाकी तो आप अंडरलाइन करोगे ना उसको तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कैटालाइसिस पूरी प्रोसेस हट चुकी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी आप देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इस क्वेश्चन के तो क्या कहने, 2020 में आया हुआ था, इस तरह से ये सेटअप जो है ये अब आने लगे हैं, पैसेज को रीड करो और आंसर को बताओ। तो हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए ढूंढती रहती है। पिछली बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, वो अब की बार हटा दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रीजन, बताइए कि चार्ज ऑन सोल पार्टिकल कौन बताता है, द रीजन, व्हाट आर द रीजन फॉर द चार्ज ऑन सोल पार्टिकल, बताइए आपका जवाब यहां क्या होता। चार्ज ऑन सोल पार्टिकल, क्या बात है रिया, बहुत बढ़िया, विपिन ठीक है, खुशी ठीक है, गौरक्ष ठीक है, मनीषा ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो कीवर्ड होते हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, अब बस इतना लिखोगे तो आप आपके पूरे आंसर में इस हिस्से को अंडरलाइन कर दो, ये लगा लो पूरे नंबर मिल गया आपको। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, ये पूरा वर्ड है,
राइट। अगला क्वेश्चन है व्हाई द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन सोल पार्टिकल प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो सिमिलर चार्ज जो होते हैं वो स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं? फिर से चैट सेक्शन में जाइए और अपना कीवर्ड आंसर कीज वो लिख दो, आंसर कीज। सिमिलर चार्ज कैसे कर सकते हैं यार, सिमिलर चार्ज स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं? तो इस बार आंसर बहुत कम आया है। विपिन बहुत बढ़िया, ठीक है। रिया ठीक है, खुशी ठीक है, तब्बू चौहान ठीक है, क्या बात है। आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है, जिसमें सिमिलर चार्ज कीप्स ऑन रिपेलिंग ईच अदर, स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो ये इसका कीवर्ड आंसर की है। अगला क्वेश्चन है व्हाई नेगेटिवली चार्ज सोल इज ऑब्टेन व्हेन AgNO3 सॉल्यूशन रिएक्ट करता है KI से। तो देखो AgNO3 यहाँ पर DP है, KI यहाँ पर DM है, रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो बनेगा AgI और बनेगा KNO3। तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन AgI? तो AgI पे अगर आप चार्ज देखने वाले हो तो आप कॉमन आयन किसका देखोगे? DM का देखोगे। तो यहाँ कॉमन आयन है I नेगेटिव, तो चार्ज है इसका नेगेटिव। तो इन्होंने कहा है कि नेगेटिव, तो उन्होंने बोल दिया नेगेटिव चार्ज सोल का ऑब्टेन होगा सॉल्यूशन में। तो बताइए वाई, क्यों ऑब्टेन होगा? अब यहाँ पर आपका की आंसर की क्या होती, क्यों ऑब्टेन होगा? देखने वाली बात है कितने बच्चे इसका भी आंसर बता पाएंगे। यहाँ आपकी आंसर कीज क्या होती? वेरी गुड, रिया करेक्ट है, मनीषा करेक्ट है। अब देखो ये जो टिपिकल क्वेश्चन है इसके भी आंसर आप बता पा रहे हो तो भाई बहुत बढ़िया बात है। गोरक्ष ये गलत है। यहां पर अब आंसर की होती है आपकी का क्या? कॉमन आयन, या फिर यहां भी आप बोल सकते हो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन विद योर रिएक्शन। ये इतनी रिएक्शन आप कर दो और बोल दो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन या फिर कॉमन आयन, ठीक है। तो आपको पूरे नंबर यहां भी मिल जाते हैं। और आगे चलते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन था। अब देखते हैं और आगे क्या है हमारे पास। अगेन what are the main reason for the stability of colloidal soul? आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द डीपी के को देखते हुए बताइए व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइड इज मिसेल्स। इसका आंसर आप क्या लिखते? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डीपी, टाइप ऑफ डीपी को देखकर बताइए कि आप मिसेल्स को किस तरह का कोलॉइड बोलोगे। देखते हैं। अब इसमें रेयर एंड रेयरेस्ट बच्चे आंसर दे पाएंगे, जैसे विपिन का आंसर बिल्कुल ठीक है। अब रेयर एंड रेयरेस्ट में से कौन कौन है? मनीषा बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। गोरक्ष भी बहुत ठीक है, तब्बू चौहान बिल्कुल ठीक है, रिया खत्री ये गलत है। करेक्ट आंसर है, इसको बोलते हैं मिसेल्स। जहां भी आ जाए, जहां भी आ जाए, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलॉइड, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं मैं। दिस इज कॉल्ड, इतना बहुत है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलॉइड। इसका जो आंसर है ओके, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। ठीक है, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड। इसका एग्जांपल होता है सोप एंड डिटर्जेंट। अगला क्वेश्चन है विच एरोसोल डिप्लेट ओजोन लेयर। कौन सी एरोसोल ऐसा है जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करेगा? गोरक्स ठीक है, बिल्कुल यशिका आपका आंसर ठीक था। विपिन ठीक है, यशिका ठीक है, मनीषा ठीक है, तब्बू ठीक है। अब करेक्ट आंसर है इसका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो इसको डिप्लीट करता है, ठीक है। अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। विच कॉम्प्लेक्स आयन इज फाउंड व्हेन अनडिकम्पोज AgBr इज वॉश्ड विद हाइपो सॉल्यूशन इन फोटोग्राफी। तो यहाँ पर आपका
जो आंसर है वो एक रिएक्शन के थ्रू आपको देना है, जैसे AgBr हाइपो सॉल्यूशन होता है Na2S पूरा का पूरा S2O3 59, तो Na2S2O3 हाइपो सॉल्यूशन हो गया और आपको ये रिएक्शन प्रोसीड करवानी थी बस। AgS2O3 का ट्वाइस और NaBr, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। तो कुल मिला के ये ऑल इंडिया में पता नहीं क्या सोच के उन्होंने एग्जाम में दे दिए रिएक्शन, ऐसा इतना मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं वैसे। ओके, हाउ कैन कोलॉइड सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन, अगर एक ही कलर है, मान लो इसका दोनों का रेड कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है, और आपको अंधेरे में रख दिए ये दोनों के दोनों, तो आप कैसे इसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कोलॉइड सॉल्यूशन को, जिसमें कोलॉइडल सोल ट्रू सॉल्यूशन एक ही कलर का है, दिखने में दोनों एक ही दिखाई देंगे आपको, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश? गोरक्स ठीक है, विपिन ठीक है, यशिका ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट से अगर आप एक लेजर लाइट को मारोगे तो कोलोइडल सोल में जो पाथ है वो विजिबल होगा, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में वो पाथ विजिबल नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे अगर हम इसी में चले अपने लिस्ट में तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन जो है वो बताना है आपको, व्हाट हैपन अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeOH thrice is shaken with small amount of FeCl3। यहाँ भी रेयर एंड रेयरेस्ट आंसर आएंगे। तो FeOH thrice को FeCl3 में शेक करें तो आंसर क्या आएगा? गौरव ठीक है, रिया ये गलत है, ध्यान देना पड़ेगा आपको, अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा तो देखते हैं। पहले वाला आंसर रिया आपका ठीक था, यशिका ठीक है, विपिन ठीक है, वेरी गुड, तब्बू ठीक है। करेक्ट आंसर है पेप्टाइजेशन। मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी भी अगर मान लो FeOH थ्राइस में अगर NaCl डाल दिया जाए तो होता है कोएगुलेशन, लेकिन अगर इसी में NaCl की बजाय क्या डाल दिया जाए, FeCl3 डाल दिया जाए, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पेप्टाइजेशन, जहां पर रेडिश ब्राउन PPT बनता है, ठीक है ना। तो ये पेप्टाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है। बताइए, परसिस्टेंट डायलिसिस, बड़ा खास क्वेश्चन है ये, मैंने लिस्ट में रखा था इसको। परसिस्टेंट डायलिसिस ऑफ कोलोइडल सोल इज कैरिड आउट, तो बताइए अब क्या होगा, परसिस्टेंट डायलिसिस ऑफ कोलोइडल सोल इज कैरिड आउट। बहुत बढ़िया, विपिन ठीक है, गौरक्ष ठीक है, यशिका ठीक है, रिया ठीक है, सुधीर ठीक है। आंसर है ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी रिमूव्ड, यानी ये बिल्कुल सही बताया आपने। आंसर है ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर आल्सो रिमूव्ड एंड सॉल्यूशन बिकम अनस्टेबल, ये भी मैंने बताया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। लायोफिलिक सोल इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल। हरी अप, बताइए आपका, आपके आंसर्स क्या होंगे? आपके आंसर्स क्या होंगे? खुशी ठीक है, गोरक्स ठीक है, रिया ठीक है, तब्बू ये गलत है, यशिका ठीक है, यशिका भी गलत है। आपको बताना है, ये तो बात यशिका वो पूछ रहे हैं कि लायोफिलिक लायोफोबिक जो है वो कम स्टेबल है, हाँ जी वो तो वो पूछ रहे हैं, बताइए क्यों। तो आंसर क्या है इसका, लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल है, इट इज ड्यू टू चार्ज एंड सॉल्वेशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जहां पर ऑन द अदर हैंड लायोफोबिक में अकेला क्या होता है, बस एक ही होता है वहां पर क्या, ओनली चार्ज। तो यहाँ दोनों होते हैं चार्ज एंड सॉल्वेशन, तो इसीलिए ये ज्यादा आपका स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफिलिक सोल। बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब आप इसको डिस्टिंग्विश करते हो तो बहुत से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि लायोफिलिक क्या होते हैं आपके, रिवर्सिबल होते हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी हुए है।
इसके अलावा ये लिक्विड लविंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कोएगुलेशन पावर, ये कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसका बता सकते हो, ठीक है। तो जो डिस्टिंग्विश था ना लाइफलिक लाइफोबिक, उसका आप यूज यहाँ कर सकते हो। कई कैरेक्टरिस्टिक बताना है, उसने तो एक ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76, बताइए हाउ विल यू हाउ द फॉलोइंग कोलोइडल सॉल्यूशन प्रीपेयर्ड, सल्फर इन सोल को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे, शॉर्ट में ही बता सकते हो आप, बताइए। सल्फर इन सोल इन वाटर को कैसे प्रिपेयर करोगे, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं सल्फर सोल। तो भाई इस बार आपका आंसर है गोरक्स का, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया गोरक्स। थोड़ी थोड़ी मेहनत करके आप बहुत आगे तक चले गए। बाकी विपिन का ठीक है, यशिका की ठीक है, बहुत बढ़िया। विपिन यशिका भी ठीक है, मेरे को पता था ये थोड़ा रेयर आंसर है, तो बहुत कम बच्चे बता पाए इसमें। आंसर है सल्फर सोल का, किसका, कि इसको हम केमिकल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। केमिकल मेथड, यू नो वेरी वेल, जब हम केमिकल मेथड को इसमें करते हैं, केमिकल मेथड में, तो यहाँ डालते हैं क्या, एक तो H2S और एक SO2, यहाँ पर हमें 3 सल्फर आता है और H2 फॉर्म होता है। दिस इज योर सल्फर सोल। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं सल्फर इन वाटर, जो कि आपको दिख भी रहा है, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे इसको अच्छी तरह से, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 प्लस में 2H2S इस तरीके से, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये पूरा प्रॉपरली बैलेंस हो गया। ये आपका सल्फर सोल बन गया। सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसा ही है गोल्ड सोल, तो उसको भी हम केमिकल मेथड से ही प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, व्हाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में ये सोप काम नहीं करता, क्योंकि, चलो पहले तो इसी का आंसर बताओ, व्हाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, प्रॉपर रीजन मुझे चाहिए। सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता, एक या दो शब्द बस, ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया खुशी, बिल्कुल ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि सॉप जो है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता, रीजन बताइए। खुशी का एक लौता आंसर है जो बिल्कुल ठीक है। यशिका आंसर के इधर उधर घूम रहे हो आप, क्लियर कट एक वर्ड बोल दो। पुनीत ये गलत है भाई। रिया खत्री भी आंसर के आसपास है, कनक भी आंसर के आसपास है। अब यशिका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सुधीर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुधीर, आप किस नाम से यहाँ पर एडेड हो, आपका जो नाम है और सीरियल नंबर है और स्कूल है, प्लीज आप शेयर करो। बाकी आपके आज के आंसर बहुत बढ़िया थे भाई। करेक्ट आंसर जिस बच्चे ने दे दिया वो बहुत ठीक है, उसका नाम है स्कम फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जब भी कभी हार्ड वाटर को डाला जाता है सोप में, तो उसमें स्कम फॉर्मेशन होती है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो वही एक्सप्लेनेशन है जो आपकी हम करते थे। ये जो ऑयल है, डर्ट है, ग्रीस है, इसको हटाने के लिए आपको पता है जो डिटर्जेंट होता है वो इस तरीके से चारों तरफ अटैच हो जाता है, चारों तरफ ऐसे अटैच हो जाएगा ये। और ये हमेशा टेल से ही क्यों अटैच हुआ, भाई आंसर है ये टेल भी नॉन पोलर है, और आपका खाने की डाइनिंग टेबल पर बिछी हुई जो भी कपड़ा है, बिछा हुआ जो भी कपड़ा है, उस पर ये आपने सब्जी घेर दी, तो उस पर लगा हुआ ये जिद्दी दाग है, जिसमें मोस्टली आपको सभी सब्जियां तेल से बनती हैं, ठीक है। तो वनस्पति ऑयल इसमें है, और वो नॉन पोलर होता है, तो वो नॉन पोलर के साथ ही तो लिंक होगा ना, इसीलिए उसको वो उखाड़ के सेपरेट कर देते हैं। तो ये आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है। पूरी एक्सप्लेनेशन अब आप पढ़ोगे, यू विल रियलाइज कि सब कुछ जो हिंदी में था वो इंग्लिश में वैसा ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम सब्सटेंस कैन एक्ट एज बोथ कोलॉइड एंड क्रिस्टलॉइड, एक्सप्लेन। कल की ही क्लास में मैंने बताया NaCl को अगर मैं पानी में डालूंगा, दिस इज क्रिस्टलॉइड, और इसी NaCl को अगर मैं बेंजीन में डाल दूं, तो दिस इज कॉल्ड कोलॉइड। तो एक ही सब्सटेंस आपका दोनों काम कर सकता है, ठीक है। तो ये एक स्टेट होती है कि आप इसको किस में डाल रहे हो, ना कि कोई ये सब्सटेंस है। एक ही सब्सटेंस दोनों काम करता है, ठीक है। तो
अगला क्वेश्चन है, चार्ज बताइए क्या होगा AgI पर अगर आप AgNO3 को KI में डाल देते हो। तो AgNO3 को अब अभी अभी हमने किया था, हम दोबारा कर रहे हैं इसको। KI में डालेंगे तो चार्ज बताना है, तो AgI प्लस में KNO3, और इस पर वो चार्ज को पूछ रहा है। तो AgI ये आपका DP है, ये आपका DM है। DM का कॉमन आयन कौन है? I नेगेटिव, तो चार्ज है नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है इस पे, ठीक है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन में। हाँ, एडिशन ऑफ एलम प्योरीफाई वाटर, तो बताइए इसका कारण क्या है? गिव द रीजन। एलम को डालने पर पानी प्योरीफाई क्यों हो जाता है? देखते हैं कितने बताएंगे। एलम को डालने पर पानी प्योरीफाई हो जाता है किसी के पास कोई आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर की लिस्ट में विपिन का सबसे एक्यूरेट मानूंगा मैं। बहुत बढ़िया विपिन। कनक भी ठीक है, रिया बिल्कुल ठीक है। और आंसर है, द वाटर obtained from the natural source often contains suspended impurities. Alum is the added to such a water to coagulate। यानी मैं मुझे जो चाहिए था आंसर वो है कोएगुलेट, ठीक है, कोएगुलेट। तो कोएगुलेशन जो है ये होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई मैं एक बार और पूछ रहा हूँ सुधीर, आपको ना एक बार चैट सेक्शन में लिखकर बताना पड़ेगा कि आप किस नाम से यहाँ पर एडेड हो और आपका स्कूल क्या है। सुधीर प्लीज चैट सेक्शन में जाइए और बताइए आपका स्कूल क्या है और आप किस नाम से यहाँ एडेड हो। ओके ओके ओके, ठीक है सन्नी, लिटिल एंजल, ओके ठीक है भाई। ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। आगे चलते हैं, कोएगुलेशन था उसका आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा, एक एक वर्ड में जल्दी जल्दी आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन, ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन, बताओ क्या होगा? व्हाट इज ऑब्जर्व? ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन। गोरक्स, विपिन बिल्कुल ठीक है, आंसर है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या है? टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl सॉल्यूशन इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब देखो मैंने उसी समय बताया था, अगर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये देखो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड, या क्या बोल देते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये तीनों, ये दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब इन दोनों में अगर आप मान लो NaCl डाल देते हो, NaCl डाल देते हो तो क्या होगा? तो आंसर है कोएगुलेशन। और अगर इसी में आप क्या डाल देते हो? FeCl3 डाल देते हो तो क्या होगा? आंसर है पेप्टाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें NaCl सॉल्यूशन इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, कोएगुलेशन। अगर FeCl3 डाल देते तो पेप्टाइजेशन। तो ये ध्यान देने लायक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो बताइए अगले का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कोलोइड, अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया गोरक्स, विपिन, यशिका, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें जो होगा उससे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इमल्सन हट चुका है, अब तो यही रह गए। इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या है? A, B, C या D? हार्डनिंग ऑफ लेदर इन टैनिंग इंडस्ट्री बेस्ड ऑन 2020। A, B, C या D? विपिन करेक्ट है, गोरक्स करेक्ट है, मनीषा गलत है, बहुत बढ़िया, तब्बू चौहान बिल्कुल ठीक है, विवेक खत्री ठीक है, करेक्ट आंसर इज यशिका ठीक है,
करेक्ट आंसर इज म्यूचुअल कोएगुलेशन। ठीक है ना। देखो एनिमल हाइड जो होती है ये भी सोल है, और जो टेनिन आप ऊपर से डालते हो, टेनिन TANNIN, आज के दिनों में क्रोमियम सोल्ट भी डालते हैं, तो ये भी सोल है। सोल प्लस सोल म्यूचुअल कोएगुलेशन। तो ये था आपका ये हिस्सा जो होता है खत्म। बचा हुआ समय हम बचे हुए नोट्स की तरफ दे रहे हैं। तो ये हिस्सा जो बचता था, और जाहिर सी बात है ये तो क्लियर है कि अगले 8 मिनट में आपको इसमें दो चीजें, कम से कम दो तो नई चीजें पता लगेंगी। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड जो होती है वो कितने तरह की होती है? बी टेक क्रैश कोर्स, जो भी तुमसे बने तुम बना लेना। बी का मतलब ब्रोनियन मूवमेंट, टी का मतलब टिंडल इफेक्ट, ई का मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी का मतलब चार्ज, अगला सी का मतलब, और अगले सी का मतलब अभी देख ही लियो भाई, इतने सी के मतलब भी सारे देख लियो। लो, एक सी का मतलब तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो एक सी का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड होती है, तो इसीलिए वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलोइडल सॉल्यूशन की कम होगी, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में तो पार्टिकल ज्यादा हैं, तो ये स्मॉल होती है इन केस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट को जिगमोंडी नामक साइंटिस्ट ने पहले डिस्कवर किया था, और सबसे पहले अगर डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय माइकल फेराडे। फेराडे ने इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है। और ब्लूइश लाइट इल्यूमिनेशन, ठीक है, आप कभी सिनेमा हॉल में बैठे हो पीवीआर में, तो आपने देखा पीछे से जो लाइट आती है वो छोटे से छेद में से आती है लाइट, और वो लाइट स्कैटर होती है, स्कैटर, वो भी टिंडल इफेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कोन बनता है, जो स्कैटर होने के बाद जो कोन बनता है, उसे ब्राइट कोन का नाम दिया गया है, इसे टिंडल कोन भी बोलते हैं। ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो सभी को पता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन द सिनेमा हॉल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल या स्मोक पार्टिकल प्रेजेंट इन देयर। ठीक है ना। डस्ट पार्टिकल एक तरह से एरोसोल है, और ये कोलोइडल सोल में काउंट होंगे। दो कंडीशन, एक तो डायमीटर, और डायमीटर का कॉन्सेप्ट सभी को पता ही है, जो फॉलो करते हैं, जिस पर सेटिस्फाई होता है टिंडल इफेक्ट, तो डायमीटर और वेवलेंथ हो गया, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, और डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल क्या छोटा होना चाहिए, इन्होंने गलती से छोटा होगा, वेवलेंथ बड़ी होगी तो स्कैटर नहीं होगी। डायमीटर आपका नॉट मच स्मॉलर, नॉट मच स्मॉलर होना चाहिए था, मोस्ट मच नहीं, नॉट मच। ठीक है। कहने का मतलब है कुल मिला के आपका डायमीटर वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग होगी, नहीं तो होगी नहीं। जिगमोंडी ने 1930 में इस टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया था, और इसी ने इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। ठीक है। तो जिसने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखा था वो जिगमोंडी नामक साइंटिस्ट था। कलर की बात करें तो देखो कितनी अजीब बात है। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर ब्लू व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट, एंड रेड व्हेन व्यूड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट। इतना भी फर्क होता है कि वो जो मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर जो है वो ब्लू भी दिख रही है, वो आपकी रेड भी दिख रही है, अगर ट्रांसमिटेड लाइट है तो रेड है, और रिफ्लेक्टेड लाइट है तो ब्लू है। इसी तरीके से फाइनेस्ट गोल्ड इज रेड इन कलर, एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज इट अपीयर पर्पल इन कलर, देन ब्लू, एंड फाइनली गोल्डन। तो कितना मतलब फर्क पड़ता है। आपका कोलोइडल जो साइज है, वो जो रेंज है आपकी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की जो रेंज है, अगर रेंज इधर उधर होती है तो कितना कलर पे फर्क पड़ता है। तो एक सी का मतलब कलर भी था। आगे अगर हम चले तो ब्रोनियन मूवमेंट, रॉबर्ट ब्राउन नामक का एक साइंटिस्ट था, जिसने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी भाई, कोई बता सकता है? माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? वेरी गुड विपिन। ये भी अच्छा है।
कोई बता सकता है? बायोलॉजी स्टूडेंट है या नहीं है? कोई डॉक्टर है या नहीं है? रॉबर्ट ब्राउन ने बायोलॉजी में किसकी खोज की थी? या फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? एरिस्टोटले जो था वो फादर ऑफ बायोलॉजी था। और ना सबसे पहले जो सेल को किसी ने देखा था वो रॉबर्ट ब्राउन ही था। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले सेल को देखा था। माइक्रोस्कोप की खोज की थी ल्यूनहॉक नामक एक साइंटिस्ट ने, ठीक है ना, हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप। उसने गलती से किसी सैलून में बैठा हुआ था तो एक चींटी को देख लिया था, और सैलून में जो लेंस है उस लेंस का यूज करके उसने देखा कि यार वो चींटी बड़ी साइज की दिखाई दे रही थी, तो उसने माइक्रोस्कोप की खोज कर दी। एक ऐसा माइक्रोस्कोप बना दिया जो किसी भी चीज को 100x, 10x और 1000x तक भी देख सकता है, इतना गुना। और जो 1,00,000x तक जाता है उसे बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जो बहुत महंगा होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मली आप भी परचेज कर सकते हो, 2-2,500 का मिल जाएगा बड़े आराम से। और फिर जैसे मिल जाए ना आपको, तो घरों में जो भी चींटी, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उसे पकड़ पकड़ के देखोगे, और एक दूसरी दुनिया दिखाई देगी। जब वो जूम होगा ना, 1,000 गुना जूम होगा, तो उतना मजा आएगा। कुछ चीजें हैं जो आप पूरी जिंदगी में नहीं देख सकते, आपका कोई भी नहीं देख सकता। एक समुंदर की गहराइयों में कितने जीव जंतु हैं, नहीं, आज तक इसका अंदाजा नहीं लगाया गया है। नंबर 2, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी छोटी छोटी चीजों में भी अलग दुनिया है। अगर आप किसी को भी, एक धूल के कण को भी देखोगे ना, उसके अंदर भी अलग दुनिया है। ईयरबड सुना है आपने? ईयरबड, जो कान में से मैल निकालते हैं, उस ईयरबड को लेके और अपने ना जो पोर्ट है जहाँ पर पोटी करते हैं, वो वाला पोर्ट है, तो वहां पर उस ईयरबड को हल्का हल्का उसकी शीट से टच करके अगर आप देखोगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, तो आपको ना जिंदा रेंगते हुए ऐसे ऐसे जानवर दिखाई देंगे। जानवर इन द सेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि आप अगली बार ना उसको ना साफ रखना शुरू कर दोगे। दही को उठाओ, कर्ड, योगर्ट, और उसके डाल के देखोगे तो जिंदा रेंगते हुए कीड़े, लैक्टोबैसिलस दिखाई देंगे, कि आप दही खाना छोड़ दोगे। तो एक ये वर्ल्ड है। एक है आपका इंटरनेट वर्ल्ड। इंटरनेट वर्ल्ड भी इतना बड़ा है कि आप पूरी लाइफ टाइम नई नई चीजें देखो ना रोज, तब भी खत्म नहीं होगा। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, इंटरनेट वर्ल्ड और समुद्री दुनिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कुछ नई बातों के लिए। तो ब्रोनिन मूवमेंट के बाद कॉज ऑफ ब्रोनिन मूवमेंट क्या होती है? अनबैलेंस बम्बार्डमेंट, ये इसका एक कारण है। ठीक है ना। स्टायरिंग इफेक्ट भी जिन बच्चों को पता है बहुत बढ़िया बात है। यही वजह है कि ये परमिट नहीं करते इन पार्टिकल को सेटल डाउन होने के लिए। चार्ज की बात की जाए, चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल हम बताते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो कितनी अजीब बात है, गोल्ड एक नेगेटिवली चार्ज सोल है। आर्सेनिक सल्फाइड आपको पहले से ही पता था। गम, जिलेटिन और स्टार्च सब के सब नेगेटिवली चार्ज सोल है। पॉजिटिवली चार्ज के बारे में आपको ये पता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, मिथाइलिन ब्लू भी आपका पॉजिटिवली चार्ज है। और ब्लड जो होता है, ठीक है ना, वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ब्लड जो है ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, आसान आसान से, नकली नकली से क्वेश्चन है। व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर? द टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर अबाउ विच फॉर्मेशन ऑफ माइसेल टेक प्लेस। बताया आपको। एसोसिएट कोलोइड में सोप आ गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपोजिट चार्ज पर ये जाकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है। टिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग आ गया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये हमने नहीं किया है। होता क्या है, सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ ए सॉलिड एडजॉर्बेंट, अगर सिर्फ इतना बोल दें एडजॉर्बेंट का पर ग्राम पे कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। और बात होती है एडजॉर्बेंट की यहाँ पे। ठीक है। मिसाइल्स क्या होते हैं? हाउ डू दे डिफर फ्रॉम नॉर्मल कोलोइडल सॉल्यूशन से, कैसे अलग होते हैं? तो देखो, मिसाइल जो है ये एक तरह से एसोसिएटिव कोलोइड है। ठीक है। दे बिहेव नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट
at low concentration but behave colloidal, अब आगे ना वही बात, but behave colloidal particle at higher concentration। ठीक है, तो एक और नई बात बहुत इंपॉर्टेंट, मिसेल में कंटेन एज मैनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर, 100 या 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर कंबाइन हो जाए तब हम बोलेंगे मिसेल फॉर्मेशन हो चुकी है, और वो मॉलिक्यूल किसके होने चाहिए, साबुन। ठीक है, आगे अगर हम चले तो व्हाट इज मीन्ड बाय टिंडल फेनोमेना एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो टिंडल मीन स्कैटरिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन अपोजिटली। नेक्स्ट वन इज, ये आज की क्लास में डिस्कस किया था, बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट। NaCl is passed through the ferric chloride solution, coagulation. Electric current is passed through the solution, electrophoresis। ठीक है, एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं हाउ डू टेल ऑफ कॉमेट, जो ऊपर से कॉमेट आते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमने टूटा हुआ तारा देख लिया, अरे तारे थोड़ा ना टूटते हैं यार। ठीक है, तो विश मांग लो तो पूरी हो जाएगी, टूटा हुआ तारा देख लिया। तारों का साइज तो सन से भी बड़ा होता है। तो कॉमेट्स जो होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं, वो टूटते हैं, और उनकी जो टेल होती है वो क्यों देख पाते हैं, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये भी हो गया खत्म, ये थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, उम्मीद है ये समझ में आई होगी, और अगली क्लास में हम नीट के बड़े आसान आसान से क्वेश्चन करेंगे, लेवल थोड़ा अप होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।